एग्जाम जैसे आप लोग का बहुत नजदीक है, अभी एमसीक्यू क्वेश्चन को अचानक से आप पढ़ने बैठिएगा तो पूरा कंसेप्ट याद नहीं आएगा। तो डिटरमिनेंट्स का, मैट्रिसेस का, ये सब प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है, ये सबको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हिंदी में मैथ्स के लिए क्या होता है कि मैथ्स का इंग्लिश वाला टर्म को भी आपको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा और इसको निकालने का क्या तरीका होता है कि इसको पहले आप लिखना सीखिए कि f ऑफ x लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे लिखा है f ऑफ f तो इसको कैसे लिखेंगे? f ऑफ f, x को लिखने का तरीका है f ब्रैकेट लीजिए फिर fx। पहला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे fx का वैल्यू दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 7। इसमें आपको निकालना है f ऑफ x के वैल्यू। अगर यहाँ पे दिया हुआ है ये वैल्यू आ गया, अब इस पे वैल्यू कितना पे वैल्यू निकालने के लिए बोला है? 0 पे निकालने के लिए बोला है। तो x का वैल्यू क्या ले लेंगे? at x इक्वल्स टू 0। x से यूज करवा रहा है, आसान नहीं हुआ क्वेश्चन, सीखिए इसको। ये सब लर्न करते जाइए, इस वीडियो से आपको समझते ये सब सीखते जाइए और ये जहां भी जरूरत पड़ेगा वहां पे आप मार्कर क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। झारखंड बोर्ड के बच्चों, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? मैथ्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपका 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे हम और उस क्वेश्चंस का हेल्प से आप बाकी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो भी आप सीख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का हम कंसेप्ट भी बताएंगे, सॉल्व करने का तरीका भी बताएंगे, जिससे आप आगे का क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो भी बन जाए आपसे। अभी क्या हो रहा है कि एग्जाम जैसे आप लोग का बहुत नजदीक है, अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को अचानक से आप पढ़ने बैठिएगा तो पूरा कंसेप्ट याद नहीं आएगा। तो अभी एक लेक्चर देखिए, आप इससे रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू बन सकता है आपसे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स का, मैट्रिसेस का, ये सब प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है, ये सब को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, इसमें बोला क्या जा रहा है? हिंदी में मैथ्स के लिए क्या होता है कि मैथ्स का इंग्लिश वाला टर्म को भी आपको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि हर वर्ड को हिंदी में आप समझने का कोशिश कीजिएगा तो नहीं आएगा। मैथ्स में आपको जैसे fx इक्वल्स टू आपको पता ही होगा फंक्शन का वैल्यू, तो ये समझना होगा आपको। हर चीज को आप हिंदी में कन्वर्ट करने का कोशिश नहीं कीजिए, बस आप समझिए ये फंक्शन दिया हुआ है जो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, 9th 10th में फंक्शन को fx इक्वल्स टू निकालना सीखे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिख रहा है? इफ fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 देन f ऑफ 0। ये यहाँ पे वैल्यू जो दिख रहा है आपके पास, इस जगह पे वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है f ऑफ 0 पे वैल्यू पूछ रहा है। एक चीज समझिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का कुछ इक्वेशन होता है। यहाँ पे देखिए f ऑफ g ऑफ x, यहाँ पे लिखा है fog ऑफ x, इस जगह पे लिख सकते हैं आपके पास gauge ऑफ x। इसमें फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा और इसको निकालने का क्या तरीका होता है कि इसको पहले आप लिखना सीखिए कि f ऑफ x लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग g ऑफ x। ऐसे लिखने का इसका तरीका है। fog ऑफ x को gauge ऑफ x रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? g ऑफ fx। ऐसे लिखना सीखना होगा। अगर यहाँ पे लिखा है f ऑफ f तो इसको कैसे लिखेंगे? f ऑफ f, x को लिखने का तरीका है f ब्रैकेट लीजिए फिर fx, ऐसे। अब ये इक्वल्स टू ये होता है, f ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा? f ऑफ x। इस वैल्यू को लिखने का तरीका ऐसे होता है। अब इसमें क्या करना है? जो x का वैल्यू होगा उसको हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे यही पूछ रहा है f ऑफ f पे 0 का वैल्यू क्या होगा, मतलब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x इक्वल्स टू f fx, इसका वैल्यू निकालना है एट x इक्वल्स टू 0 पे। x के 0 के बराबर क्या वैल्यू होगा उसको निकालना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे fx का वैल्यू दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 7। इसमें आपको निकालना है f ऑफ x पे वैल्यू। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है f ऑफ x, इसका वैल्यू हो जाएगा f ऑफ x। यहाँ पे दिख रहा है f ऑफ fx, ये लिखने का तरीका है इसका। अगर ये लिखना आएगा तो fx को इस पे पुट करेंगे तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा f ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 7। समझिए इसको, यहाँ पे लिखा हुआ था f ऑफ fx का वैल्यू क्या था? x स्क्वायर प्लस 7 प्लस x प्लस 7, तो वो वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया। फंक्शन में अगर देखिए यहाँ पे जैसे fx लिखा रहता है ना, तो इस जगह पे अगर जो भी वैल्यू आप पुट कीजिएगा वही वैल्यू आपको x के हर वैल्यू पे पुट करना पड़ता है। तो यहाँ पे फंक्शन सिंपल सा समझिए कि इस जगह पे हम लोग क्या पुट किए हैं? fx पुट किए हैं। तो हर जगह पे क्या हो जाएगा? जहां जहां फंक्शन है वहां पे क्या पुट हो जाएगा? fx पुट हो जाएगा। जहां पे x है वहां पे fx पुट हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास? fx का वैल्यू ये है, तो जहां जहां x है वहां पे हो जाएगा वैल्यू पुट x का वैल्यू ये। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग x का वैल्यू, जहां पे दिख रहा है वहां पे क्या पुट करेंगे? x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 पुट कीजिए। यहाँ पे क्या होगा? x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये आएगा। फिर आएगा प्लस, यहाँ पे x की जगह पे है, इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 7, फिर लास्ट में लिखा हुआ है प्लस 7। ये किसका वैल्यू निकल गया आपके पास? f ऑफ x। ये वैल्यू आ गया। अब इस पे वैल्यू कितना पे वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है? 0 पे निकालने के लिए बोला है। तो x का वैल्यू क्या ले लेंगे? एट x इक्वल्स टू 0, x बराबर 0 पे निकालना है।
तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ 0 पे जो वैल्यू आएगा, तो जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, ये 0 प्लस 7 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा 0 प्लस 7 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 0 प्लस 7 का स्क्वायर बचा, यहाँ पे बचेगा 0 प्लस 7 प्लस 0। अब सबका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7 प्लस 7 और प्लस 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 49 और प्लस ये आ जाएगा 14, तो 7 और 49 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 60, कितना आएगा 7 और ये 13, 63 आ जाएगा। तो एफ ऑफ एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 63, टोटल वैल्यू निकल रहा है यहाँ पे 63, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, बी नंबर आ जाएगा 63। इसको एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे फंक्शन जो दिया रहेगा, जो भी वैल्यू दिख रहा है एफ ऑफ एफ दिख रहा है, तो एफ ऑफ एफ को पहले लिखने का तरीका सीखिए। एफ ऑफ एफ का वैल्यू जो लिखने का तरीका होगा वो आएगा एफ ब्रैकेट में लीजिए एफ एक्स, ऐसे। गॉफ ऑफ निकालने के लिए देगा तो आप लिखिएगा जी ऑफ एक्स। इसको क्या लिखेंगे, लिखने का मेथड है इसका ऐसे। अगर ये लिखने आ गया तो फंक्शन को वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे, और जितना पे वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, 0 पे निकालने के लिए बोल रहा है, तो 0 पुट कर देंगे जहां पे x आएगा। तो इस जगह पे एट x इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर पूछ रहा है, तो जहां जहां x था वहां पे 0 पुट कर दिए। 0 पुट करने पे वैल्यू जो आ रहा है हम लोग के पास वो आ रहा है 63 आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है इसमें 63 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फॉग और गॉफ पे क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का, ये पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। यहाँ पे पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, और इसमें हिंदी मीडियम वालों के लिए पूछा जा रहा है tan इनवर्स -1 पे का मुख्य मान क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिख रहा है tan इनवर्स -1, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, इसका मुख्य मान बोल रहा है हिंदी में। तो एक इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक होता है, उसमें एक दिया हुआ है tan इनवर्स माइनस थीटा, अगर रहेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास माइनस tan इनवर्स थीटा हो जाता है। बस आपको ये याद रखना है। अब इससे ये क्वेश्चंस बनाना आसान हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है -1, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, tan इनवर्स 1, और ये जगह पे वैल्यू जो माइनस था वो आ गया बाहर। अब tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स 1 किस पे देता है, तो tan थीटा का जब वैल्यू आपके पास 45 डिग्री आता है तब वैल्यू होता है इसका 1, तो 45 डिग्री पे वैल्यू होता है 1। 45 डिग्री को ही अगर आप बोलिएगा इसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग रेडियन में, तो 45 डिग्री किसके बराबर होता है, तो ये π/4 के बराबर होता है, π/4 बराबर 45 डिग्री। तो 1 को लिख सकते हैं हम लोग 10 π/4, 10 π/4 लिखेंगे तो tan इनवर्स tan थीटा, एक और इनवर्स का फॉर्मूला है, इसको भी लिखते चलिएगा कॉपी में आप लोग। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू जो बराबर आएगा वो आ जाता है आपका थीटा। तो यहाँ पे भी देखिए tan इनवर्स tan थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा π/4, तो ये आएगा π/4, और पहले से यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1 पे आएगा π/4। तो π/4 किस पे दिख रहा है, इस पे बी ऑप्शन दिख रहा है -π/4 पे। तो ये बन गया प्रिंसिपल वैल्यू पे क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या होगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2x प्लस 4x 5x - 7 4x 7 5y - 7 y x प्लस 7, इसमें x और y का वैल्यू पूछ रहा है हिंदी में। यदि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स में ये बोल रहा है x और y का क्या मान होगा। जब भी ऐसा दो वैल्यू वाला मैट्रिक्स दिखेगा, यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है 2x, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 2x प्लस 4, यहाँ पे 4x है, इस जगह पे दिख रहा है 5x - 7, यहाँ पे आ रहा है आपका फिर 4x, और ये किसके बराबर दे रखा है यहाँ पे 7y 5y - 7 x प्लस 6, इसके बराबर दे रखा है। दो मैट्रिक्स बराबर होगा अगर उसके जो समतुल्य वैल्यू जो दिखता है यहाँ पे, जैसे ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है ये इसके बराबर हो जाएगा, 4x का मान x प्लस 6 के बराबर हो जाएगा, इसके समानांतर जो वैल्यू दिख रहा है वो बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वैल्यू 2x प्लस y इक्वल्स टू 7, दूसरा क्या वैल्यू आएगा, यहां से इक्वल करेंगे तो आएगा एक इक्वेशन 4x 5y - 7, दो इक्वेशन आ गया। और दो समीकरण जब आता है तो दो समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको पहले आप x में बना लीजिए, तो ये आ जाएगा 4x - 5y बराबर -7। अब ये इक्वेशन यहाँ पे आ गया तो दो लीनियर इक्वेशन आ गया यहाँ पे, 4x - 5 बराबर
माइनस का 7। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या आ जाएगा, आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आता है। इसको कैसे करते हैं, जब यहाँ पे नंबर आएगा 4 तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 2 इंटू 4 ये हो जाएगा आपके पास 8x, y इंटू 4 ये हो जाएगा आपके पास 4y और ये आ जाएगा 28। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे गुना कीजिएगा, 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, 5 गुना 2 कितना हो जाएगा -10y हो जाएगा, और -7 गुना 2 कितना हो जाएगा -14। अब इसमें से आप साइन चेंज करते हैं तो साइन चेंज होगा तो प्लस है यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये बराबर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाता है। पढ़े आप जब द्विघात लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे तो ये 10y और 4y ये मिला के हो जाएगा आपके पास 14y, और इधर आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा तो आ जाएगा 42। तो यहां से y का मान निकल जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 42/14, कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 3। तो y का मान आ गया 3। अब y का मान निकल गया तो आप इसमें ये दो समीकरण दिख रहा है, दोनों में से किसी में आप रखिएगा y का मान तो x का मान निकल जाएगा। तो y का मान आप इसी इक्वेशन में रख दीजिए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 4x 5 गुना 3, y का मान 3 है -7, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 5 ये 15 आ जाएगा और -7 हो जाएगा। 4x 15 में से 7 वहां पे जाएगा तो ये बचेगा 8, तो x का मान हो जाएगा 8/4, ये कटेगा तो आ जाएगा 2। तो x का मान आ रहा है 2 और y का मान आ रहा है 3। x और y का मान निकल गया। यही पूछ रहा था इसमें कि जब दो मैट्रिक्स बराबर होगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो x और y का मान पूछ रहा था, और x और y का मान इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 2 और 3। ऐसे लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स में सॉल्व करके x और y का मान निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। यहां पे दिख रहा है if A be any square matrix then A plus A transpose is क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नन ऑफ दिस। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या दिया, यदि A कोई वर्ग आव्यूह है तो A प्लस A ट्रांसपोज है, तो ये पूछा जा रहा है तत्समक आयु होगा, सममित आयु होगा, विषम सममित आयु होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो A क्या पूछ रहा है कि A प्लस A का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं हम लोग समझते हैं। एक मैट्रिक्स बनाते हैं, एक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स आप लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको इसमें प्रॉपर्टीज याद रखने का जरूरत नहीं है, याद है तब इसको मैट्रिक्स लेके बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेते हैं 2, इस जगह पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे लेते हैं 1। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें ये कॉलम और वर्ग का जो संख्या दिया रहेगा वो बराबर होगा। यहाँ पे कितना दिख रहा है 2 3 4 1। अब इसका ट्रांसपोज जैसे लेंगे तो ट्रांसपोज में टी से रिप्रेजेंट करते हैं या डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा, जो रो में था वो कॉलम में बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, ये आ जाएगा यहाँ पे 3, जो इधर वाला वैल्यू था वो ऐसे आ जाएगा, फिर ये 4 है तो ये आ जाएगा 1। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पे क्या आएगा, ए और ए ट्रांसपोज को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ने से क्या बनेगा, देखिए जोड़ने का तरीका क्या होगा, 2 3 4 1 प्लस एक और ऐड करना है इसमें 2 4 1 3, इसको जोड़िए, इसको जोड़ने से क्या बनेगा 2 और 2, 2 प्लस 2, फिर यहाँ पे 3 और 4 तो 3 प्लस 4, 4 और 3 तो 4 प्लस 3, 1 प्लस 1, 1 जोड़ 1 कितना हो जाएगा ये। अब इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास मैट्रिक्स बनेगा ये 4, इस जगह पे बनेगा 7 और इस जगह पे बनेगा 7 और इस जगह पे बनेगा 2। यहाँ पे आ गया a प्लस a का ट्रांसपोज लेने पे आ रहा है 4 7 7 2। अब ये पूछा जा रहा है ये कैसा मैट्रिक्स बनेगा, जो जोड़ने पे मैट्रिक्स बन रहा है वो कैसा मैट्रिक्स बनेगा। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिख रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नन ऑफ दीज। तो ए का ट्रांसपोज अगर हम लोग लेते हैं, इसको याद रखिए, ये प्रॉपर्टीज है इसका, ए का ट्रांसपोज लेने पे अगर ए आता है तब हम लोग बोलते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए का ट्रांसपोज लेने पे माइनस के साथ ए आता है तब इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं 1 0 0 1, ऐसे हम लोग लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों का ट्रांसपोज। अब इसका आप ट्रांसपोज लीजिएगा तो ये ट्रांसपोज लेने के बाद भी क्या बन जा रहा है 4 7 7 2, ये ट्रांसपोज लेने के बाद भी क्या बन रहा है a प्लस a का ट्रांसपोज, यही बन रहा है। और ये बनने की वजह से क्या हो जा रहा है, इसका ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है, तो ट्रांसपोज लेने पे उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस को देखिए, इसमें कुछ ये सब जो वैल्यू है ये सब याद रखना है कि अगर a का ट्रांसपोज लेते हैं
तो ए बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। ए का ट्रांसपोज लेंगे और इसमें आएगा माइनस ऑफ ए, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वाला याद रखना आप, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें, इफ ए इक्वल्स टू, ए बराबर दिया हुआ है -1 2 3, ए का मान जो दिया हुआ है वो दिख रहा है आपके पास -1 2 और 3, ये पूछ रहा है इसमें। अब इसमें क्या पूछ रहा है, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हिंदी के लिए क्या बोला है, इफ ए बराबर -1 2 3, तो आयु में ए की कोटि बताइए। कोटि यहाँ पे जो बोल रहा है ये ऑर्डर का बात कर रहा है, ऑर्डर कोटि क्या होता है वो समझते हैं। अगर एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 2 5 7 8 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसमें ऑर्डर क्या होता है उसको समझते हैं। इधर रो कितना दिख रहा है, रो मतलब इसमें रो दिख रहा है एक, इसमें दूसरा वाला ये R3। अब कॉलम का बात करेंगे तो ये पहला C1, ये दूसरा C2। तो रो और कॉलम का जो संख्या होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑर्डर। ऑर्डर इसमें कितना बता रहा है, 3 ऑर्डर है, 3 रो जो दिख रहा है 3 है। रो को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m का वैल्यू हो गया आपके पास 3, और कॉलम को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से दिखाते हैं, तो ये आता है आपके पास 2। तो ये पूछा जाएगा कि कितना ऑर्डर का है, तो 3 गुना 2, ये ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अगर इसको पूछा जाएगा तो 3 गुना 2 ये ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसमें हिंदी में पूछा जाएगा तो बोलेंगे 3 गुना 2 कोटि का मैट्रिक्स है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये इसका ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि ऑर्डर क्या दिख रहा है, तो इसमें रो कितना दिख रहा है, रो जो R1 है सिर्फ एक R1 दिख रहा है, इसका मतलब m का जो वैल्यू होगा वो होगा m बराबर 1। और कॉलम देखते हैं कॉलम कितना होगा, तो कॉलम में एक आएगा, ये आएगा आपके पास C1, ये आएगा आपके पास C2, ये आएगा आपके पास C3। तो 3 हो गया n का वैल्यू, m का वैल्यू हो गया 1, तो n इक्वल्स m बराबर 1 हो गया, n का वैल्यू हो गया 3, तो ये हो गया 1 गुना 3 का। कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा इसमें दिख रहा है, तो ए ऑप्शन दिख रहा है 1 गुना 3, इसी का ये मैट्रिक्स ऑर्डर पूछता है क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन आप लोग का आया हुआ है, इसलिए डरने का जरूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन दिख रहा है, पूछ रहा है ए बराबर जो दिया हुआ है 1 2 4 2 ये दिया हुआ है, और इसमें से मान निकालने के लिए बोल रहा है मॉड ऑफ 2a का मान क्या होगा, मॉड ऑफ 2a का मान पूछ रहा है। आपको याद रखना होगा, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है k इंटू a, तो इसका मान जो होता है, ऑर्डर इसका पहले देखा जाता है कि ऑर्डर कितना है, ऑर्डर अभी समझाए, तो ऑर्डर जितना होगा ये बाहर आने के बाद वो ऑर्डर ही बाहर आ जाता है। तो इसको अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये n इंटू n, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसका ऑर्डर n है, मतलब रो और कॉलम का संख्या जो दिख रहा है वो n है। तो n अगर होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, k को हम लोग, अगर ये n ऑर्डर है तो k बाहर आ जाएगा पावर में, और यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ a, ऐसे हो जाएगा। जितना उसका ऑर्डर होगा वही k के बाहर लेने से पावर में आ जाता है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसमें क्या दिख रहा है, a का मान दिया हुआ है 1 4 2 2, और निकालने के लिए वैल्यू दिख रहा है 2, a का निकालने के लिए बोला है। अब इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 गुना 2 होगा, तो n का वैल्यू कितना हो गया 2, तो इसको आप लिख सकते हैं, बाहर जब निकालिएगा तो 2 का पावर जो आएगा वो 2 आ जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू कितना हो गया 2, और यहाँ पे आएगा आपके पास मॉड ऑफ a, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 गुना, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 4 2a 4, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 मॉड ऑफ a, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये आसान है, इतना बेसिक क्वेश्चंस आप लोग से पूछा जा रहा है। अगर आप थोड़ा भी चैप्टर्स को समझते हैं मैट्रिक्स का, या फिर इंटीग्रेशन, छोटा क्वेश्चंस भी आप समझ पाते हैं, अगर पढ़े होंगे तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव छूट रहा है आपसे, इसका मतलब आप पढ़ाई अच्छे से नहीं किए हैं, और इसको आपको ऑब्जेक्टिव अगर समझना है तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, 3-4 दिन है, आप बेसिक क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। ज्यादा टफ क्वेश्चंस आप लोग का नहीं आएगा एग्जाम में, सैंपल पेपर कम से कम 1-2 देख लीजिए। कुछ ये जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में कुछ ऐसा क्वेश्चंस होगा जो आपको बनाने में हेल्प करेगा। जैसे ये देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, प्रॉपर्टीज बेस्ड का क्वेश्चन पूछ रहा है, जिससे सॉल्व हो जाए क्वेश्चंस। आसान प्रश्न पूछ रहा है, इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है। k इंटू ए, k का पावर n माइनस इंटू मॉड ऑफ ए, तो ऐसा प्रॉपर्टीज याद रखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये सैंपल पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप बना लेते हैं तो आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन पूछा है ज्यादा। देखिए इसमें क्या पूछा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 गुना 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। यहाँ पे पूछ रहा है 3 और 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 होना चाहिए। 0 और 1 बोल रहा है, 0 और 1 को लेके बनाना चाहिए। आप सबसे पहले इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है वो समझिए। आपके पास देखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है, कुल अवयव कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी। कितना ऑर्डर का पूछ रहा है, 3 गुना 3 पूछ रहा है। तो पहले आप देखिए कि आपके पास कितना नंबर को यूज करना है वो देखना है। तो इसमें पूछ रहा है 0 और 1 को ले सकते हैं। अगर इसमें 0 1 2 3 बोलता तो 3 नंबर हो जाता। यहाँ पे पूछ रहा है कितना, तो एक ऑप्शन ये हो गया, 2 ऑप्शन। आपके पास 2 ऑप्शन है, तो जितना ऑप्शन रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ संख्या जो होगा ये 2 का पावर
ये 1 और ये 2, ये 2 जो मिल रहा है उसी को हम ये 2 लिख रहे हैं, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, जितना ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है इसका 3 गुना 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 9, और 2 का पावर 9 होता है आपका 512। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा प्रीवियस एग्जाम में पहले का जो परीक्षा हुआ है उसमें भी पूछा गया है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है जिसमें आइडेंटिटी एंट्री पे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये कितना हो जाएगा 512। ठीक है, नंबर ऑफ पूछा जा रहा था, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3, 3 गुना 3 विद ईच एंट्री, कितना आपको नंबर ले सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं 0 और 1, मतलब 2 ऑप्शन है आपके पास, 2 ऑप्शन है तो उससे कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा 512। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये देखिए फिर एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स है, इसमें पूछा जा रहा है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये हो गया आपके पास x, ये 2x और ये 3, ये हो गया 5, और पूछा जा रहा है इसमें x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है x का मान क्या होगा, x का मान पूछ रहा है इसमें। आपको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो सबसे पहले आप अगर डिटरमिनेंट इसमें पढ़े होंगे, इसका वैल्यू निकालने का तरीका जो पढ़े होंगे, तो इसको आप क्या कीजिए, 2 मैट्रिक्स इसमें दे दिया है बराबर है, तो 2x इक्वल टू, सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई डिटरमिनेंट मेथड से करना होगा, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं है, डिटरमिनेंट्स का है, इसको डिटरमिनेंट बना देते हैं, तो डिटरमिनेंट बन जाएगा यहाँ पे 2, 3, 4, 5, ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो जाएगा x, 3, 2x और 5, इसमें से पूछ रहा है इसमें से x का मान क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर ये 2 और 2 का डिटरमिनेंट होता है तो इसको निकालने का तरीका होता है कि आप इसको गुना कीजिए और फिर माइनस के साथ इसको लिख दीजिए, तो 2 गुना 5 हो जाएगा 10, फिर बीच में आएगा माइनस, 5 गुना 3 होगा 12, तो ये हो गया 12, और इधर होगा दाहिने साइड देखिए, तो 5 गुना 2 हो गया तो 5x, फिर बीच में माइनस, 2 गुना 3 हो गया ये 6x, ऐसा हो गया। अब ये आ जाएगा 10 में से 12 जाएगा तो आएगा -2, और यहाँ पे आएगा 6x में 5x जाएगा तो -x, तो x और x प्लस और माइनस प्लस माइनस कट जाएगा और x का मान आ जाएगा आपके पास 2, तो x का मान आ गया इसमें आपका 2, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, x का मान हो गया 2। अब इसमें और भी कुछ भी पूछ सकता है, इसमें कोई नंबर डाटा को बदल देगा, 2 की जगह 5 कर देगा, किसी की जगह 0 कर देगा, कहीं पे -1 कर देगा, आपको तरीका यही लगाना है, बेसिक क्वेश्चंस बनाने के लिए यही तरीका लगाना है डिटरमिनेंट्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको गुना करना है, फिर माइनस के साथ इसको करना है, फिर इसको गुना करना है, फिर माइनस के साथ, और दोनों को बराबर करना है, x का मान निकल जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया आपका थोड़ा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन में क्या बोला जा रहा है, एक दिख रहा है y बराबर log x, और यहाँ पे एक आपको दिख रहा है डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो है 1, x जो 1 से बड़ा होना चाहिए, और पूछ रहा है कि dy by dx का मान क्या होगा, dy by dx का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। आपको अगर डिफरेंशिएशन आता है तो आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि log का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे log x है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस जगह पे हो जाएगा 1/x। इसका एक और भी कंडीशन है कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तब आपको लिखना है 1/x, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इस जगह पे एक बेस वैल्यू होता है जो हम e लेते हैं, एक्सपोनेंशियल e होगा तब 1/x होगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इस जगह पे e है, यहाँ भी e है, तब आप इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि दोनों लॉग को लिखने का तरीका है, तो dy by dx करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको लिखिए, ये आ जाएगा log x। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो देखिए, इस log के लिए यहाँ जो log दिख रहा है, इस log के लिए पूरा वैल्यू क्या हो गया, x हो गया, log x, तो यहाँ पे देखिए जब log x होता है तो क्या करते हैं 1/x करते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है log x, ये वैल्यू अगर आपके पास हो गया x, तो इस डिफरेंशिएशन के लिए क्या होगा, पहले इसको लिखने का तरीका होगा, तो एक log को हटा दीजिए और यहाँ पे लिखिए पहले इसको log x, और फिर यहाँ पे जाइए इसी चीज को यहाँ पे लिखिए d log x by dx। ये चेन रूल का क्वेश्चन है, इसको बनाने का तरीका यही है, एक वैल्यू जो है उसको आप इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको आप यहाँ पे लिखिएगा, फिर इसी को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो ये अगर इस log के लिए x हो गया तो पहला जो वैल्यू आएगा 1/log x, और ये log x दिख रहा है तो log x का फॉर्मूला ही होता है log x, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/x log x, ये आ गया आपके पास dy by dx का आंसर। dy by dx का वैल्यू हो जाएगा 1/x log x। डिफरेंशिएशन में ये जो दिया हुआ है यहाँ पे x का मान जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, x का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। होता क्या है कि log का जो यहाँ पे वैल्यू होता है ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है log माइनस वैल्यू आ जाता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो ये हो जाता है
डिफाइंड नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, मीनिंगलेस हो जाता है। तो इसलिए इस वैल्यू को बता देता है कि ये वैल्यू नेगेटिव और 0 से मतलब बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, और ये 1 से बड़ा होना, 1 से नीचे नहीं हो सकता है। तो ये ग्रेटर देन 1 ले रहा है, 1 और 1 से बड़ा आएगा, 1 पे वो 0 हो जाता है। यहाँ पे अगर 1 देंगे तो ये 0 हो जाएगा, अगर 1 लिखेंगे तो ये log 0 फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए ये बोल दिया 1 से ज्यादा का वैल्यू लेना। तो इससे आपको मतलब नहीं है, ये आप डोमेन और रेंज जब आप फंक्शन पढ़ रहे होंगे उस जगह पे वो काम आता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, x log x, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये तो टफ टॉपिक में से आता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा इसमें। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे दिख रहा है, इसमें भी डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है, log x प्लस log y रूट a, और इसमें आपको निकालने के लिए पूछ रहा है कि dy बाई dx का क्या मान होगा, dy बाई dx का मान पूछ रहा है। डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो मान निकालिए dy बाई dx का। सबसे पहले इसको समझिए, dy बाई dx निकालना है तो डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो x का पावर अगर n कोई भी नंबर हो सकता है, n मतलब आप हिंदी में बोलिए तो वास्तविक संख्या हो सकता है, वास्तविक संख्या में कुछ भी हो सकता है, रूट अंडर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वास्तविक संख्या में आपका 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, √3/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वास्तविक संख्या में। तो यहाँ पे n का जो वैल्यू दिख रहा है वो कोई नंबर हो सकता है, वो 1/2, 3/2, 1, 5, 7, 7/2, -1/2 कुछ भी हो सकता है n का मान। तो ये फॉर्मूला जो बन रहा है, एक x का पावर, x वेरिएबल है, चल रहा है, इसके बाद बोला है पावर n होगा, तो ये क्या हो जाएगा nx टू दी पावर n-1, n गुना n x का पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको इसी के टर्म में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, अगर आपको x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, लेकिन अगर आप y को करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो ये आ जाएगा आपके पास dy बाई dx। इस चीज को समझिए, y को करना है x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dx, x को करना है x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में बोलेगा तो y को dy बाई dx, x के सापेक्ष में बोलेगा तो dy बाई dx होगा, x को बोलेगा x के सापेक्ष में करना तो dx बाई dx, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए। तो रूट एक्स दिख रहा है, तो रूट एक्स को एक आप ऐसे भी समझ सकते हैं, रूट एक्स को हम लोग लिखते कैसे हैं, अगर यहाँ पे रूट एक्स लिखा हुआ है ऐसे तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2, पावर हटता है तो 1/2 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें दिक्कत नहीं होगा, डिफिकल्टी आपको इसमें आने वाला है। तो इसको समझिएगा कैसे करना है, यहाँ पे करना है हम लोग x के रिस्पेक्ट में बोला है ना dx, तो dx के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 टर्म है, टर्म क्या पहला क्या है, एक दिख रहा है रूट y और एक बार रूट हटाएंगे तो दूसरा दिख रहा है y, एक दिख रहा है रूट y, दूसरा दिख रहा है रूट हटने से y। तो y जब दिखेगा तो जो पहले था उसको पहले लिख लिया, फिर y आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे dy, और इसी को फिर यहाँ पे गुना करके लिखना है dy बाई y को फिर करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ये दोनों का डिफरेंशिएशन को समझिए, पहले रूट x था तो सिंपल x लिख दिए, यहाँ पे भी आप dx बाई dx लिख सकते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर y रहता, इसीलिए dy बाई dx को हम समझाएं यहाँ पे कि y को अगर x के सापेक्ष में करना होगा तो dy बाई dx, और dx को dx के रिस्पेक्ट में करना होगा तो 1 हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे dx बाई dx नहीं लिखे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ y को कर रहे हैं हम लोग x के सापेक्ष में। तो पहले रूट वाला का करेंगे, फिर रूट के अंदर यहाँ जो होगा उसको लिखेंगे, इस चीज को यहाँ पे मल्टीप्लाई गुना करके लिखना होगा। अब यहाँ पे एक आता है नंबर, अगर यहाँ पे a b c ऐसा कुछ दिख रहा है वो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू अगर नंबर होगा तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है कि ये 0 हो जाता है x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर आपको समझना है तो डिफरेंशिएशन रूट एक्स का डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये हो जाता है 1/2 रूट एक्स। अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए रूट एक्स का फॉर्मूला है, तो ये क्या कर सकते हैं आप, इसको अगर आप पावर में ले जाइएगा तो ये हो जाएगा, रूट हटा देते हैं 1/2 बाई dx, ऐसे प्लस इसका करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास y का पावर 1/2 dy गुना dy बाई dx, और इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, abc नंबर रहेगा तो ये वैल्यू सीधा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंशिएशन 0। इसको आप इस फॉर्मूला से करते हैं तो पावर में जो होता है वो क्या होता है, पहले आ जाता है पावर में एक माइनस हो जाता है, घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा x का पावर 1/2 -1, प्लस यहाँ पे आ जाएगा वही चीज 1/2 y का पावर 1/2 -1, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास dy बाई dx, और ये आ जाएगा बराबर 0। 1/2 x का पावर 1/2 -1, 1/2 y का पावर 1/2 -1 dy बाई dx बराबर 0। तो आप इस वाला मान को उधर ले जाइए तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 y का पावर, y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपके पास
1/2 में 1 जाएगा तो ये आ जाएगा -1/2 गुना dy/dx, और इधर ये जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास -1/2 x का पावर, ये भी आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा और ये चला जाएगा आपके पास, 1/2 कटने से ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा y का वैल्यू 1 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/y का पावर 1/2 dy/dx। ये आ जाएगा आपके पास 1/x का पावर 1/2। ये नीचे कैसे आ रहा है वो समझिए, अगर आप पढ़े होंगे ये इक्वेशन x का पावर a का पावर -m है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/a का पावर m। अगर ये लिखा हुआ है a का पावर लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/-a का पावर -m। ऊपर जब नीचे आता है तो पावर क्या होता है, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको ऊपर में था तो इसको नीचे लाए तो प्लस में हो गया, इसका भी पावर ऊपर था तो नीचे लाए तो प्लस में होगा, और ये माइनस यहाँ पे बचा हुआ है। अब आपको एक चीज बताए थे कि अगर x का पावर 1/2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √x। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे लिखेगा तो dy/dx, और ये आ जाएगा √y, तो इसको आप यहाँ पे ले जाइए तो ये आ जाएगा √y, और इसका मान हो जाएगा माइनस के साथ √x। तो dy/dx का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा -√y/√x। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा आपसे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा आपसे। लंबा इसलिए जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा पूछा जा रहा है उसी टाइप में, रूट का कुछ कंसेप्ट पूछा जा रहा है, कुछ मान निकालने का तरीका, जैसे अंडर रूट स्क्वायर रूट में रहेगा तब वर्ग में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ये वर्ग में निकालने का। फिर ये वाला जो आप दिख रहा है यहाँ पे पावर में कैसे जाता है, ये 7-8 क्लास का चीज है, तो इसको भी समझना पड़ेगा, इसके मदद से ही हेल्प से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका dy/dx का क्वेश्चन मान पूछ रहा था, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, -√y/√x। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन टफ नहीं पूछेगा, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन अगर आएगा तब ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। अभी भी प्रैक्टिस कीजिए, बन जाएगा क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। कुछ सैंपल पेपर का क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है डिफरेंशिएशन का ही है, पूछा जा रहा है इसमें y का मान दिया हुआ है 5 cos x -3 sin x, पूछा जा रहा है इसमें d²y/dx² का मान क्या होगा। ये समझिए, 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है, एक बार कीजिए फिर उसको एक बार और कर दीजिए, 2 बार डिफरेंशिएशन का मान पूछ रहा है इसमें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक बार करेंगे तो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष में बोला है, तो ये आ जाएगा 5 बाहर ले लीजिए cos x/dx -3d sin x/dx। ठीक है, ऐसे लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। किसको कर रहे हैं, तो d/dx cos x, तो ये आ जाएगा आपके पास d/dx का जो मान आ जाएगा आपके पास 5, cos का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, फिर -3 साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है cos x। फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं हम, ये d cos x dx, तो ये आ जाएगा माइनस साइन x, और ये हो जाएगा d sin x/dx, ये हो जाएगा cos x। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब लेकिन इसमें से पूछा क्या जा रहा है, इसमें एक बार और डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है, d²y/dx² के बारे में पूछ रहा है। d का पावर 2 है, y और dx का पावर 2 है, तो इसको एक बार और करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे dy/dx, इसको एक बार और करना है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ऐसे dy/dx, ऐसे टर्म में लिखना है, इसको dy/dx के टर्म में लिखना है, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास d²y/dx², और इसका जो मान होगा वो यहाँ पे डिफरेंशिएशन फिर होगा, तो -5 डिफरेंशिएशन होगा sin x का बाई dx, फिर -3 डिफरेंशिएशन होगा cos x का बाई dx। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन अभी लिखे हुए हैं फॉर्मूला, cos x हो जाएगा, तो ये होगा cos x, और -3 cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। अगर आप इसको लिखिएगा तो ये आएगा माइनस cos x और माइनस माइनस प्लस 3 sin x। तो 2 बार डिफरेंशिएशन किए तो ये आ गया आपके पास dx² का मान, ये आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन में पूछा जा रहा है, तो ये वैल्यू को देखना है कि ये किस में आ रहा है। ये वैल्यू आपका मान जो दिख रहा है, आप देखिए यहां से, आप देखिए इसको क्या दिख रहा है, 5 cos x -3 sin x, दिख वैसा ही रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तब ऑप्शन आप मिला पाइएगा। ऑप्शन मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आप माइनस को बाहर ले लीजिए, माइनस को जब आप बाहर लीजिएगा तो ये बच जाएगा आपके पास, माइनस बाहर आ गया तो 5 cos x -3 sin x। ठीक है, अब ये किसका मान है यहाँ पे, तो ये y का मान दिख रहा है, y का मान दिख रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस बाहर आया तो माइनस y, तो
डबल डिफरेंशिएशन जो कर रहे थे हम लोग dx स्क्वायर, इसका मान क्या आ गया y। ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं आपके पास, और इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख जाएगा डी स्क्वायर वाई का मान, तो माइनस के साथ ऐसा दिख जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें ये क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल छोटा छोटा फॉर्मूला को सीखना पड़ेगा, और टफ नहीं है। अगर आप पढ़े हैं डिफरेंशिएशन को तो ये सब क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ना है, और ऑब्जेक्टिव में इतना इजी क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए। अगर ये छूट जाए तो समझिए कि आप डिफरेंशिएशन में पहले ही पिछड़ रहे हैं, मार्क्स में पहले ही पिछड़ रहे हैं, तो ये छूटना नहीं चाहिए आपको। देखिए ये हो गया क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आएगा, ये आ गया। इसमें पूछा जा रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट r इक्वल्स टू 5/5 सेंटीमीटर। वृत्त की क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष में क्या होगी जब त्रिज्या का मान कितना बोला है इसमें 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे जब बता रहा है ना कि ये दर का बात करेगा, जब दर बोल रहा है ना तो आप समझिए ये डिफरेंशिएशन का बात करेगा। जब भी रेट और दर जहां दिख गया वो डिफरेंशिएशन का बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 10th क्लास का क्वेश्चन है, दर का रेट ऑफ चेंज बोल देगा तो रेट ऑफ चेंज या फिर दर पूछ रहा है। यहाँ पे जब ये दर वर्ड लगा रहा है या फिर रेट लगा रहा है, ये बोला है, तो आप सिंपल समझिए कि ये डिफरेंशिएशन का बात कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन ही होगा इसमें, डिफरेंशिएशन का बात कर रहा है। दूसरा, कोई भी चीज बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है तब डिफरेंशिएशन होगा। इसका मतलब अगर कोई बोला है कि इंक्रीजिंग हो रहा है कोई फंक्शन, कोई भी वैल्यू जो है इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, बढ़ते क्रम में है और घटते क्रम में है, तब भी आपको क्या समझना है कि डिफरेंशिएशन का बात कर रहा है। मतलब dy/dx का टर्म ही यूज हो रहा है उसमें, डिफरेंशिएशन ही आ रहा है उसमें, ठीक है, डेरिवेटिव का बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सॉल्व करने का क्या तरीका है। इसमें दर का बात कर रहा है, अब पूछ रहा है इसमें द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, पूछ रहा है वृत्त की क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष में क्या होगी। तो सबसे पहले वृत्त समझते हैं। तो वृत्त क्या होता है, एक सर्कल, और ये सर्कल में रेडियस, और रेडियस r है। अभी ये पूछ रहा है इसका कि रेडियस इसका दर किस दर से चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल जो हम लोग निकालते हैं, सर्कल का क्षेत्रफल जो होता है वो एरिया क्या होता है आपके पास, पाई और रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया हो गया और एरिया बराबर हो गया पाई r का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पूछ रहा है तो किसके सापेक्ष में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या के सापेक्ष में चेंज हो रहा है। त्रिज्या क्या है इसमें, r है। तो यहाँ निकालने के लिए बोल रहा है, चेंज बोला है तो डिफरेंशिएशन, चेंज बोल रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, परिवर्तन, एरिया बदल रहा है। एरिया बदल रहा है तो डी ए किसके सापेक्ष में हो रहा है, तो जब उसका त्रिज्या बदल रहा है तो dA/dr, ये आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है, dA/dr निकालने के लिए बोला है। तो dA/dr निकालना है तो सबसे पहले ये एक नंबर है कांस्टेंट नंबर, इसको बाहर ले लीजिए। आपको डिफरेंशिएशन करना है dr²/dr। यहाँ पे डिफरेंशिएशन r² का करना है r के रिस्पेक्ट में। जैसे आपको बोला जाए कि x² का डिफरेंशिएशन कीजिए आप विद रिस्पेक्ट टू x में, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो वहां पे कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आ गया, x का पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या होता है, nx⁻n-1। तो यहाँ पे r² का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा पाई इंटू 2r, तो ये आ जाएगा dA/dr का वैल्यू आ जाएगा इतना। अब आपको पूछा जा रहा है कि ये किस दर से परिवर्तन हो रहा होगा जब त्रिज्या का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, dA/dr का बात करेगा, और किस पे निकालने बोला है, r बराबर 5, तो इसमें लिख दीजिए, तो पाई इंटू 2 गुना 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 पाई। अब यहाँ पे यूनिट क्या लगाएंगे, इसमें से देखिए यूनिट लगाने में भी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो एरिया का जो यूनिट होता है, इकाई होता है, एरिया का यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, तो एरिया का यूनिट होता है यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो एरिया का यूनिट हो जाएगा, क्योंकि पहले एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा इसका रेडियस। रेडियस जब दूरी का बात करते हैं तो दूरी यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगा, वो सेंटीमीटर में आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 5 × 2 10 सेंटीमीटर, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर ये हो गया। जब डिफरेंशिएशन में आपको बोला जाएगा एरिया चेंज हो रहा है किसके सापेक्ष में, त्रिज्या के सापेक्ष में कितना चेंज हो रहा है, जब रेडियस त्रिज्या का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब भी चेंज का बात आएगा, जब रेट ऑफ चेंज बताएगा, चेंज वर्ड यूज कर रहा होगा, तो आपको समझना है कि वो डिफरेंशिएशन का बात कर रहा है। इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम, डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन जब रहेगा तो उसमें भी समझना वो डिफरेंशिएशन का बात कर रहा है। ऐसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सबसे टफ टॉपिक है कैलकुलस का, क्लास 12th में इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेशन करना है किसको, dx e⁻x प्लस e⁻−x, ये किसके बराबर होगा, ऊपर में कुछ नहीं दिया, इसका पूछ रहा है किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप का जब प्रश्न क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफाई हम लोग कैसे करेंगे,
तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ex प्लस e का पावर माइनस एक्स, इसका मान निकालने के लिए बोला है। अभी हम एक चीज बताए थे कि अगर a का पावर माइनस m है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई a का पावर m। इसको उसी टाइप से सॉल्व करना होगा। तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये dx डिवाइडेड बाई ये प्लस, ये माइनस में है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, नीचे ले आके प्लस में ऐसे e का पावर x। अब इसका आप एलसीएम लीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा, तो ये क्या आएगा आपके पास, इंटीग्रेशन, ये चला जाएगा यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dx बराबर, ये गुना हो जाएगा e का पावर x गुना e का पावर x प्लस 1 बटा e का पावर x। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए, a का पावर m है गुना a का पावर n है, तो नीचे वाला वैल्यू सेम होगा तो ऊपर वाला पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो a का पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए e का पावर x है, e का पावर x है, तो e का पावर x गुना e का पावर x, नीचे दोनों सेम बराबर वैल्यू दिख रहा है तो पावर इसमें जुड़ जाएगा, पावर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये e का पावर x प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा e का पावर 2x, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, e का पावर x है तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे e का पावर x dx बटा e का पावर 2x प्लस 1, ऐसा ही इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसमें क्या करना पड़ता है, e का पावर x को आपको कुछ मानना पड़ेगा और उसको मानने के बाद ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। e का पावर को मानने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पुट e का पावर x बराबर t ले लेते हैं। अब t जब मानते हैं तो उसको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा तो dx बाई dx और यहाँ पे हो जाएगा dt बाई dx। तो यहाँ से आप डिफरेंशिएशन e का पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है वही हो जाता है, तो ये आएगा आपके पास e का पावर x dt बाई dx, तो dx का मान यहाँ से आ जाएगा आपके पास dt बाई e का पावर x। पहले क्या किए, इसको सॉल्व किए, अलजेब्रा लगाए, बीजगणित लगने के बाद क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया, छोटा बन गया। अब इसमें क्या करना है, इस e का पावर x को हम लोग कुछ मान लेते हैं और उसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो dx दिख रहा था यहाँ पे अब t में बदल गया, ये यहाँ पे जो dx दिख रहा था वो अब t में बदल गया। अब t में बदलने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे e का पावर x को रहने दीजिए क्योंकि ये कटने वाला है, और dx का मान निकाले थे, यहाँ पे ये आया था आपके पास dx बाई, ये आ गया था dt बाई e का पावर x। यहाँ पे जो मान आ रहा है e का पावर 2x, तो e का पावर 2x जब दिख रहा है ना तो आप इसको समझिए e का पावर 2x लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं e का पावर x का पावर 2, ऐसे e का पावर x का पावर 2, तो ये आ जाएगा आपके पास e का पावर x का पावर 2 प्लस 1, ये और ये कट जाएगा। अब e का पावर x को हम लोग क्या माने हुए हैं, t, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाई e का पावर x का t स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा आपके पास dt। e का पावर x अगर ये आ गया तो इसको आप लिख सकते हैं, इसका एक इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस एक हम लोग कांस्टेंट जोड़ते हैं ए, तो यहाँ पे ए का वैल्यू तो 1 हो जा रहा है, ए स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर 1 उसी फॉर्मूला में जाएगा, तो ये 1 बाई 1, तो ये आ जाएगा आपके पास सिर्फ टेन इनवर्स टी प्लस सी, और t को ही हम लोग क्या माने हुए हैं, e का पावर x, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए टेन इनवर्स e का पावर x प्लस सी, तो ये बन गया आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है आपको, e का पावर x टेन इनवर्स e का पावर x प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपको, यहाँ पे बनेगा इसका टेन इनवर्स e का पावर x प्लस सी। ये हो गया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। इंटीग्रेशन थोड़ा टफ बन सकता है अगर आपको बेसिक नहीं आता है, कम से कम सब्स्टिट्यूशन वाला तो पढ़ के ही जाइए, सब्स्टिट्यूशन तक से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग का नहीं बनाएगा, बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, सब्स्टिट्यूशन तक आप पढ़ के जाइए। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए इंटीग्रेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे इस जगह पे दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, ये क्वेश्चन है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है 1 बाई कॉस एक्स और कॉसेक का मान होता है वो होता है 10th क्लास का फॉर्मूला ये बटा साइन, ऐसे पढ़ा है। तो सबसे पहले इसको उसी में बदल दीजिए, उसमें बदलने से क्या होगा, ये और आसान हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स dx, तो ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस क्या बनता है आपके पास, साइन बटा कॉस क्या बनता है, ये बनता है आपके पास 10x, ऐसे बनता है, 10th क्लास का फॉर्मूला है। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन
dx। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा किसका इंटीग्रेशन होता है। तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। तो सेक स्क्वायर एक्स है तो 10 स्क्वायर और सेक स्क्वायर में 10th क्लास में आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, उस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा। ये फॉर्मूला होगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकल जाएगा आपके पास, 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यही 10 स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ पे मान पुट कर दीजिए और इंटीग्रेशन देखिए कितने आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताए थे वो 10x और 1 का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपके पास 10x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास x। 1 का इंटीग्रेशन x कैसे होगा प्लस c। पहले 1 का इंटीग्रेशन समझते हैं, कोई भी नंबर है 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं x का पावर 0 dx और x का पावर n होता है तो क्या हो जाता है फंक्शन, x का पावर n जब आता है तो ये आता है x का पावर 0 प्लस 1 n प्लस 1 और 0 प्लस 1 ये आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास x। इसीलिए कोई भी नंबर है जैसे 2 का इंटीग्रेशन करना है तो 2x हो जाएगा, 3 का इंटीग्रेशन करना है तो वहां पे 3x हो जाएगा, 4 का इंटीग्रेशन 4x, -1 का करना है तो -x हो जाएगा, यहाँ पे -1 का करना था तो -x हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 10x - x प्लस c। 10x - x प्लस c कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिख रहा है 10x - x प्लस c। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। सैंपल पेपर को अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, अभी टाइम है आपके पास, जितना टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। एक यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है x का पावर, समझिए पहले इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर कोई ऐसा वैल्यू लिखा हुआ है f ऑफ x बराबर fx का मान जो दिया हुआ है वो अगर -fx रहता है और एक वैल्यू होगा f ऑफ x बराबर fx रहेगा, f ऑफ यहाँ पे -fx के साथ करना होगा, चाहिए f ऑफ -x का मान अगर fx के बराबर होता है और एक आएगा f ऑफ -x का मान जो होगा वो होगा -fx होगा, तब क्या करेंगे। सबसे पहले इसको समझिए, यहाँ पे दिया हुआ है fx का मान 7। इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टीज यूज करते हैं हम लोग, अगर यहाँ जो वैल्यू दिया है a से लेके a तक और fx dx, तो ये वैल्यू कभी कभी 0 हो जाता है और यही वैल्यू कभी कभी क्या हो जाता है, और लगा के लिख देते हैं, यही वैल्यू कभी कभी क्या हो जाता है माइनस, ये हो जाएगा 2 0 से a fx। तो ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो ज्यादा चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो दिखा जाएगा उसमें 2 अगर वाला नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, अगर ये ऑप्शन में 2 वाला ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में उतना टफ क्वेश्चन नहीं बनाएगा। अगर ये दोनों मान सेम बराबर दिख रहा है और एफएक्स दिख रहा है तो ज्यादातर वैल्यू इसमें 0 हो जाएगा। अगर ये नहीं दिख रहा है, 2 वाला टर्म कोई नहीं दिख रहा है इसमें, तो सीधा मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 2 वाले में इसको सॉल्व करना पड़ेगा जो कि थोड़ा लेंथी बनता है, बड़ा बनेगा। अब ये एफएक्स और माइनस एफएक्स क्या है उसको समझते हैं। एफ ऑफ एक्स का मान अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, अगर इस पे आप माइनस लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर किसके बराबर था, तो एफ एक्स के बराबर था। तो यहाँ पे देखिए माइनस जब एक्स की जगह पुट कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, एफ एक्स आ जा रहा है। इसका मतलब माइनस एफ एक्स डालने पे एफ एक्स आ जा रहा है, तो ये फंक्शन को बोलते हैं हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं, इवन फंक्शन। और अगर ये एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने पे माइनस एफ एक्स आता है तो हम लोग बोलते हैं ये ऑड फंक्शन होगा। इवन और ऑड फंक्शन का बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझिए। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा है साइन का पावर है, लेकिन हम साइन एक्स से पहले आपको समझाते हैं। अगर यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे तो ये आ जाएगा साइन माइनस एक्स ऐसे, और साइन माइनस एक्स हो जाता है माइनस साइन एक्स, तो ये किसके बराबर हुआ ऐसा, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एफ एक्स ऐसे बराबर आ रहा है। जैसे समझिए इसको, x की जगह पे माइनस एक्स लिखे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, साइन का माइनस बाहर आ जाता है और ये बन जाता है साइन, और साइन किसके बराबर था, एफ एक्स के बराबर था, तो ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स। तो इसका मतलब f की जगह पे माइनस एक्स पुट करने पे कैसा वैल्यू आ रहा है, ये हो गया ऑड फंक्शन। जब भी ऑड फंक्शन होगा और ये दोनों लिमिट सेम होगा, मतलब यहाँ पे जो है बस माइनस के साथ यहाँ से यहाँ लिमिट दिया रहेगा तो वैल्यू हो जाएगा उसका 0। लेकिन यहाँ पे पावर भी दिया हुआ है, तो आपको पता है कि अगर आप माइनस साइन एक्स दिया हुआ है और इसका पावर बोला है ये पावर 7 करने, तो जब आप माइनस का पावर 7 मतलब विषम संख्या या ऑड नंबर तक करते हैं तो ये माइनस ही आएगा और ये बच जाएगा साइन का पावर 7x ऐसे बच जाएगा। इसका मतलब माइनस तो पहले आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑड फंक्शन होगा, और ऑड फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये लिमिट सेम है। यहाँ पे दिख रहा है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक, मतलब माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, ये जब बराबर है बस साइन माइनस और प्लस का है,
तब ये फंक्शन का आंसर सीधा आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन यहाँ पे 0 होगा। आप अगर इसको चेक करने का तरीका समझ गए होंगे तो चेक करने वाला मेथड को सीख जाइए, इससे एक ऑब्जेक्टिव आपका बनाएगा ही बनाएगा सैम्पल क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में आएगा 2025 में। ऑड और इवन वाला क्वेश्चन जो है बनता है आपको। तो यहाँ पे अगर लिमिट सेम दिया है -π/2 से लेके π/2 तक दिया है तो उसका वैल्यू मान सेम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 निकालना सीखना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू दिख रहा है ये सब निकालने का तरीका भी है। अगर यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है तब सीधा वैल्यू इसका आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 0 हो जाएगा। और झारखंड बोर्ड में इसको सॉल्व नहीं करवाएगा, इतना टफ क्वेश्चन नहीं देने वाला है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट सेम करने क्वेश्चन का दिया है, लिमिट वाला क्वेश्चन 0 से 1 और इस जगह पे लिखा है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अभी थोड़ा देर एक फॉर्मूला बताए थे आपको, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx होगा, तो ये आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, ये आएगा x/a। तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसमें अगर आप पुट कीजिएगा वैल्यू को तो ये आ जाएगा आपके पास 1/a मतलब 1/1, फिर हो जाएगा ये tan इनवर्स x का मान यहाँ पे x रहेगा और a का मान यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है इसका 0 से 1, ये लिमिट आपका आएगा। तो मान आपको निकालना है tan इनवर्स x और ये लिमिट जाएगा आपके पास 0 से 1। अब आप इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो पहले क्या करना है ऊपर वाला मान को x की जगह पे पुट करेंगे, लिखेंगे और फिर माइनस के साथ नीचे वाले को लिखेंगे। तो लिखने का तरीका क्या होगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब ये आपको अभी जब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे थे tan इनवर्स वाले में, तो tan इनवर्स 1 को आप लिखे थे कैसे, tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम लोग कैसे लिखते हैं π/4 लिखेंगे और माइनस tan इनवर्स का वैल्यू हो जाता है 0। ठीक है, तो tan इनवर्स एक और फॉर्मूला ये भी लिखे थे, tan इनवर्स tan थीटा जब होता है तो ये दोनों हट जाता है, सिर्फ यहाँ पे बराबर में थीटा ही बचता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स और tan हटेगा तो यहाँ पे सिर्फ थीटा बचेगा। थीटा का मान कितना है π/4, तो आंसर इसका हो जाएगा π/4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका मार्क्स अगर इसमें कट रहा है तो आप मेहनत नहीं किए, इसका मतलब यही है। इसलिए इसको पढ़िए अच्छे से, अभी भी टाइम है। ऑब्जेक्टिव कम से कम 4-5 सैंपल पेपर सॉल्व कर लीजिए, कुछ बेसिक फॉर्मूला समझ जाइए, आपका मार्क्स अच्छा आ सकता है। झारखंड बोर्ड में ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, कुछ टॉपिक में जिसको टफ लग रहा है वो इंटीग्रेशन में क्वेश्चन फंस सकता है, डिफरेंशिएशन में फंस सकता है, बाकी में नहीं फंसेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको बना लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या पूछा जा रहा है इसमें, अवकल समीकरण d2y इतना दिया हुआ है कि कोटि तथा घात का योगफल, कोटि तथा घात, यहाँ पे कोटि क्या बोले थे, ऑर्डर का बात, कोटि अभी समझाए थे ऑर्डर, और इसमें डिग्री का बात कर रहा है, कोटि ऑर्डर और डिग्री। क्या पूछ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, कोटि और घात का मान क्या होगा। अब हम इसको कैसे निकालेंगे उसको समझिए। सबसे पहले आप देखिए कि d लिखा क्या है उसको समझिए, d2x² प्लस रूट अंडर 1 प्लस dy/dx का पूरा ऐसे लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या पूछ रहा है, डिग्री और ऑर्डर को जोड़ने पे क्या वैल्यू आएगा, वैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधा डिग्री ऑर्डर नहीं पूछ रहा है, ऑर्डर और डिग्री को जोड़ने पे क्या आएगा। तो ऑर्डर और डिग्री होता क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ना कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा और ये सिंपल फॉर्म में आ सकता है। अगर ये आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा dx का स्क्वायर, तो ये हो गया, और इधर स्क्वायर कीजिएगा तो इससे रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने पे रूट हटेगा, तो ये आ जाएगा आपके 1 प्लस dy/dx, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग में आएगा ये आपके पास, तो ये बचेगा आपके पास 1 प्लस यहाँ पे स्क्वायर था dy/dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं जो मान आ रहा है dy/dx स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये बच रहा है आपके पास 1 प्लस dy/dx पावर 2 हो जाएगा। अब इसमें आपको कैसे ऑर्डर और डिग्री निकालना है वो समझिए, कोटि और घात कैसे निकालना है वो पहले समझिए। सबसे पहले आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ है, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ है, तो यहाँ पे दिख रहा है 1 बार, तो इसको नहीं देखना है, तब इससे कोई मतलब नहीं है। 1 बार हुआ है, उससे बड़ा कुछ हुआ है तो हाँ हुआ है। यहाँ पे देखिए इस जगह पे डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ है, 2 बार हुआ है, d2y/dx², इसका मतलब है इसी का हम लोग को देखना है, तो यही हम लोग का ऑर्डर होता है, जितना बार वो डिफरेंशिएशन होगा वो ऑर्डर हो जाएगा, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 2। ठीक है, ऑर्डर जहां पे देखेंगे उसी का पावर देखेंगे कि डिग्री कितना है, यहाँ पे ऑर्डर हो गया 2 और इसी का पावर आप देखिएगा डिग्री कितनी, इसी का हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे कितना दिख रहा है, ये पावर दिख रहा है 2, इसका पावर नहीं देखना है क्योंकि इसका ऑर्डर चेक ही नहीं किया, ऑर्डर यहाँ से चेक होगा। जब भी आप देखते हैं तो ऑर्डर कहां से चेक होगा, इस जगह से चेक होगा। जब आप द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, x² + 2x + 1, तो सबसे बड़ा वाला डिग्री किसका होता है, ये 2 होता है, इसी को हम लोग डिग्री बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्रम में समीकरण इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना दिया, पावर में 2 है, तो
इसका ऑर्डर ये बताएगा, जितना बार डिफरेंशिएशन हुआ वो ऑर्डर बताएगा, और ऑर्डर को अगर ब्रैकेट लेने के बाद जो पावर आता है वो डिग्री बताता है। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है और ये 2, ऑर्डर हो गया 2 और इसका हो गया डिग्री, ये हो गया 2। अब पूछ रहा है ये दोनों का योगफल कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। और इसमें 4 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन 1 है, ये नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 4, ऑर्डर और डिग्री का सम। इसमें एक और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि ऑर्डर किसको बोलते हैं और डिग्री किसको बोलते हैं, अगर ये समझ में आ गया इससे ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जा रहा है, इसमें हिंदी में पूछेंगे तो अवकल समीकरण dy/dx + y sec x = tan x का समाकलन का गुणांक निकालिए। समाकलन का गुणांक निकालिए। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इंग्लिश वाले के लिए, और हिंदी वाले के लिए क्या पूछा है, समाकलन का गुणांक निकालिए। इसको निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग तुलना करते हैं किससे, dy/dx + y sec x = tan x। एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में एक आपका टर्म इक्वेशन जो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग लिखते कैसे, ऐसे लिखते हैं dy/dx + py = q। ठीक है, इसी से स्ट्रक्चर में दिख रहा है वो इक्वेशन, देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसी स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो इसी में जो ये समाकलन गुणांक निकालने का जो तरीका होता है वो होता है ऐसे, ई इंटीग्रेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, और ये हो जाएगा e का पावर p dx। ये होता है समाकलन गुणांक निकालने का फॉर्मूला। अब समाकलन गुणांक निकालने का फॉर्मूला होगा तो यहाँ पे क्या होगा p, तो इस जगह पे हम लोग तुलना कीजिए तो p का मान दोनों इक्वेशन से मिलाएंगे तो p का मान आ जाएगा आपके पास sec x, और q का मान कितना आ जाएगा tan x। तो q का कोई मतलब नहीं है, आगे सॉल्यूशन भी होता है, तो q का मान आपको नहीं निकालना है। q का मान निकालने के लिए हम लोग आगे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें p का मान, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछ रहा है, तो IF, ये हो जाएगा आपके पास e p dx मतलब sec x dx। ये पूछा जा रहा है कि इसका क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन जब हम लोग sec x का करते हैं तो sec x का इंटीग्रेशन जो होता है sec स्क्वायर का tan x होता है, लेकिन sec x का इंटीग्रेशन होगा sec x प्लस, यहाँ पे ये है ना sec x है ना, sec x प्लस tan x log sec। ठीक है, sec x का इंटीग्रेशन ये आएगा तो log में आएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पे आएगा log sec x प्लस tan x, ये वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है sec x प्लस tan x, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, e का पावर log sec x प्लस tan x, यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। अब आपको एक और चीज है, log का एक फॉर्मूला है, उसको भी याद रखना है। log का क्या फॉर्मूला होगा, बेस पे अगर e है और यहाँ भी e है और इस जगह पे x ऐसे लिखा हुआ है, देखिए इस स्ट्रक्चर को ध्यान से, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका बेस में e ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो बेस e लिखा हुआ है, ये और ये सेम होता है तो वैल्यू यहाँ पे जो होगा ना वही रह जाएगा, तो ये x हो जाएगा। तो इसके अगर ये और ये सेम है, log हट जाता है और इसके log का प्रॉपर्टीज है, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास sec x प्लस tan x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब बोलेंगे या फिर समाकलन गुणांक बोलेंगे तो इसका ऐसे निकलेगा। समाकलन गुणांक का कौन सा ऑप्शन होगा, थोड़ा log का भी प्रॉपर्टीज इसमें यूज करवा रहा है, आसान नहीं होगा क्वेश्चन, सीखिए इसको, ये सब लर्न करते जाइए, इस वीडियो से आपको समझते, ये सब लिखते जाइए और ये जहां भी जरूरत पड़ेगा वहां पे आप यूज कर सकते हैं इसको। अब इस जगह पे देखिए क्या दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो कभी कभी आप कंफ्यूजन जल्दी में ये मार सकते हैं, ये नहीं होगा, गलत ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है log के टर्म में, लेकिन ऐसा नहीं है, log हटेगा वहां से, क्यों हटेगा, क्योंकि log का प्रॉपर्टीज, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है इफ द वेक्टर ai ऐसा, ये तो सदिश संरेख के बारे में कुछ पूछ रहा है, वेक्टर का क्वेश्चन है ये, ai कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और इसको आप मान सकते हैं कुछ, इसको आप मान लीजिए r1 वेक्टर और एक मान लेते हैं r2 वेक्टर। ये दिया हुआ है आपके पास 3i माइनस 4j प्लस bk, ये दिया हुआ है। अब इसमें a और b का मान पूछ रहा है, जबकि ये बोल रहा है ये कोलिनियर है, कोलिनियर होगा, संरेखीय होगा, तो ये क्या करेंगे, कोलिनियर का एक कंडीशन है कि जब ये कोलिनियर होगा, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे होगा, जैसे 2 पॉइंट से समझिए आप, अगर एक बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा और एक बिंदु दिया यहाँ पे ऐसा, एक बिंदु यहाँ पे, तो इसको मिलाने से क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज या ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन अगर ये कोलिनियर पॉइंट होगा तो इसको मिलाने से एक लाइन बनेगा। तो लाइन कोई वो क्या बता रहा है, तो 2 वेक्टर है वो एक ही लाइन पे है, एक वेक्टर अगर ऐसा है यहाँ से गया हुआ है तो दूसरा वेक्टर यहाँ से ऐसे गया हुआ है, मतलब एक ही डायरेक्शन है, एक ही लाइन पे, एक ही दिशा में लाइन गया हुआ है 2 वेक्टर का। तो ये क्या बोला है, कोलिनियर है, मतलब अगर आपको बोला जाएगा ये पॉइंट कोलिनियर है तो हाँ ये कोलिनियर, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, वो कोलिनियर संरेख में एक लाइन पे होगा तो कोलिनियर। तो वेक्टर के बारे में बोल रहा है, तो इसका क्या कंडीशन होता है, कोलिनियर होता है, तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं
a/3 बराबर 3/-4 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास -2/b, ये बराबर हो जाएगा, कोलिनियर का दिख रहा है। तो यहाँ पे आप बराबर कर सकते हैं ऐसे, a/3 बराबर 3/-4 और दूसरा जब निकालिएगा तो आप लिखिएगा ये से 3/-4 बराबर -2/b, ऐसे लिख दिए। अब a और b का मान पूछ रहा है तो इसको गुना कीजिए इससे, तो a बराबर हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा 3 तो 9 हो जाएगा -4, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, गुना करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 4, ये b आ जाएगा यहाँ पे, तो 3b बराबर, ये गुना होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ से b का मान आ जाएगा आपके पास 8/3 और a का मान हो जाएगा यहाँ पे 9/-4। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, a का मान और b का मान ही पूछ रहा है, तो a का मान कितना हो जाएगा 9/4 और b का मान हो जाएगा 3/4। तो a का मान हो गया 9/4 और b का मान हो जाएगा 8/3। तो 8/3 वाला ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन है। तो लीनियर वाला जब क्वेश्चन आएगा, ये संरेख ही बोलेगा, संरेख है या फिर कोलिनियर वर्ड यूज करेगा, तब हम लोग ये कंसेप्ट लगाएंगे कि पैरेलल दिखाएंगे उसको और ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। समानांतर का भी बात करेगा, पैरेलल का भी बात करेगा, तभी हम लोग ये कंसेप्ट से बना सकते हैं इसको, ठीक है। मिलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे दिख रहा है द वैल्यू ऑफ i डॉट j क्रॉस k प्लस j क्रॉस k प्लस k डॉट i क्रॉस ये। अब पहले समझिए इसको कैसे करना है। इसमें क्या बोला है, एक सर्कल बनाइए। सबसे पहले इसको आप ले लीजिए, ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए i, यहाँ पे लिख लीजिए j और यहाँ पे लिख लीजिए k। अगर आप इस दिशा में अगर बना रहे हैं तो आप जैसे i लिख रहे हैं क्रॉस j लिख रहे हैं, तो i क्रॉस j, अगर यहाँ पे क्रॉस लगाए और ये आ गया तो i क्रॉस j आ गया तो ये आ जाएगा k, तो इसके बराबर आप लिख सकते हैं k, ठीक है। फिर आपको बोला जाए j क्रॉस k, तो ये आ जाएगा j क्रॉस k का मतलब हो गया, j क्रॉस k आएगा तो ये हो जाएगा आपका i। फिर हो जाएगा आपके पास k क्रॉस i का बात करेगा तो ये हो जाएगा आपके पास j। अगर एक दिशा में होगा तब ऐसे होगा, अगर उल्टा कर दिया जाएगा, अगर इसी चीज को बोला जाएगा कि j क्रॉस i कीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस k, i क्रॉस, यहाँ पे हो गया k क्रॉस j बोल देगा उल्टा तो ये हो जाएगा माइनस i, और यहाँ पे आ जाएगा i क्रॉस k बोल देगा तो ये हो जाएगा माइनस का j। इस दिशा में बोलेगा तो प्लस के साथ लेंगे, इस दिशा में बोलेगा तो माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है उसको देखिए। सबसे पहले बोल रहा है इसमें देखिए j क्रॉस, पहले इसको लिख लेते हैं, तो ये हो गया i कैप j कैप प्लस, इन यहाँ क्रॉस है, j क्रॉस k प्लस j डॉट i कैप प्लस, यहाँ प्लस नहीं आएगा k आएगा, क्रॉस का बात कर रहा है तो ये हो जाएगा k प्लस k डॉट i क्रॉस j। अब इससे वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है j क्रॉस i बोल रहा है, तो j क्रॉस i कितना होगा, j और k, तो j और k वाला क्या हो जाता है इसमें i हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा i डॉट i, फिर प्लस j है यहाँ पे, तो i और k क्या हो जाता है, i और k हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे i और k था ना, i डॉट k, तो ये i डॉट j, एक मिनट, i डॉट j यहाँ पे k हो जाएगा, और वहां पे पूछ रहा है i डॉट k, वहां पे i डॉट, इस जगह पे कुछ i डॉट j, ये ठीक है, i डॉट k यहाँ पे पूछ रहा है, अच्छा ये उल्टा पूछ रहा है, i डायरेक्शन पूछ रहा है, i क्रॉस k पूछ रहा है, i क्रॉस k पूछ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस का j, और माइनस j हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है i डॉट क्रॉस k तो माइनस j हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास k डॉट i डॉट j क्या था यहाँ पे, i डॉट j हो जाएगा k। तो यहाँ पे i और i होता है, तो आप जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i हो जाएगा 1, j डॉट j हो जाएगा 1 और k डॉट k हो जाएगा 1, सब बराबर 1 हो जाता है। तो यहाँ पे i और i हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये j और j डॉट हो जाएगा 1 और ये प्लस में हो जाएगा k डॉट k 1, तो -1 + 1 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा इसका। तो आप इस चार्ट को भी याद रख सकते हैं, इस सर्कल के थ्रू कैसे इसको याद रखना है, इसको याद कर सकते हैं। ये वेक्टर में भी आप किए होंगे, फिजिक्स में जब पढ़े होंगे आप, तो फिजिक्स में भी ये कंसेप्ट पढ़े होंगे, और यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।
अब इसमें क्या करना है आपको, और भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम देखते हैं। सैंपल पेपर दूसरा कुछ आता है तो सैंपल पेपर आप लोग को बना के देते हैं। इतना जो क्वेश्चंस बनवाए हैं इसमें कंसेप्ट को आप समझिए, कंसेप्ट को समझिए और उससे रिलेटेड जिस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आपसे वो बनाइए। झारखंड बोर्ड में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है आपसे। अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं, सब्जेक्टिव का कुछ बेसिक क्वेश्चन पढ़िए, उसी में से कुछ ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। सब्जेक्टिव का अगर लेंदी क्वेश्चन बना लेते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपसे बन जाता है, तो छोटा क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन अगर आपको अच्छे से आता है तब इंटीग्रेशन आप बना सकते हैं, इंटीग्रेशन आप अच्छे से आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस का क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा जाता है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑर्डर और डिग्री पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सब क्वेश्चंस को कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कुछ वीडियो लाएंगे जिसमें और भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखेंगे प्रोबेबिलिटी में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है, जो आगे का वेक्टर और है वेक्टर में क्या क्या बन सकता है। इस टाइप का और भी प्रॉब्लम लेके हम लोग आएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम बहुत नजदीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ऑल द बेस्ट।